चलो जी, आज हम थोड़ा अकाउंटिंग जानेंगे कि अकाउंटिंग है क्या। देखिए सर, अकाउंटिंग के बारे में अगर जानना है तो बेसिक चीज़ तो ये है कि अकाउंटिंग का मतलब होता है हिसाब किताब। इससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं। अकाउंटिंग का मतलब क्या है? और ये हिसाब किताब तो हर कोई बंदा कर ही रहा है। तो हिसाब किताब करने के ना अपने एक तरीका होता है, उसका कोई ऑब्जेक्टिव होता है, क्यों करा जाए अकाउंटिंग। जो लोग हिसाब करते हैं तो उसके पीछे कोई मकसद तो होता होगा ना उनका। तो हम लोग जब अकाउंटिंग की बात करेंगे तो अकाउंटिंग के बारे में आपको समझना है कि अकाउंटिंग स्टार्ट कहाँ से होता है और एंड क्या होता है। तब जाके आपको डेफिनेशन समझ में आएगी अकाउंटिंग है क्या। अकाउंटिंग का नॉर्मल मतलब आप ये समझ लिए, हिसाब किताब को अकाउंटिंग करते हैं, जो कि हम बचपन से करते हुए आ रहे हैं। हिसाब किताब कोई दिक्कत नहीं है अपने को। आम जिंदगी में आप कभी भी जाके कभी दुकान से कोई सामान खरीद रहे हैं, रिक्शे से आ रहे होंगे, रिक्शे वाले को पैसे दिए होंगे, या स्टेशनरी या घर पे आपने कोई एक्टिविटीज़ देखी होगी कि भाई लेबर को पैसे दिए गए, कोई सामान खरीदा गया, उसके लिए कोई पैसे लेन देन हुआ है। ये सब के सब अकाउंटिंग का पार्ट है, ये सब के सब हिसाब किताब का हिस्सा है। अब उस हिसाब किताब में ना बेटा, हमें क्या सीखना है, हमें इसका स्टार्ट जानना है कि स्टार्ट कहाँ होता है और इसका बच्चे एंड कहाँ होता है। स्टार्ट से लेके एंड तक की बात को ही हम लोग कहेंगे व्हाट इज अकाउंटिंग। डेफिनेशन जो कवर करता है ना हमेशा, वो शुरू से लेके आखिर तक की बात को जो कनेक्ट करते हैं उसी को हम लोग अकाउंटिंग कहते हैं। यही हो ना। तो अकाउंटिंग स्टार्ट कैसे होता है पहले ये समझो। देखो, हिसाब किताब आपको आता है तो अकाउंटिंग भी आती होगी। अकाउंटिंग के बारे में आप ये समझ के चलो कि जैसे आपका ना, आप एग्जाम देने गए, आपके सामने क्वेश्चन पेपर आया। अब क्वेश्चन पेपर में आपने क्वेश्चंस को रीड करा बहुत अच्छे से, उसके बाद आपने उसको आंसर लिखना स्टार्ट किया। फिर उसके बाद वो आंसर शीट जो है वो टीचर के हाथ में चली गई। सारे बच्चों ने अपने अपने आंसर शीट दे दी होंगे। तो एक दिन मान लीजिए अकाउंट्स का पेपर हो गया, दूसरे दिन इकोनॉमिक्स का पेपर हो गया, फिर बिजनेस, फिर इंग्लिश, फिर मैथ्स। ऐसे करके सारे पेपर सारे अलग अलग क्लास टीचर के पास या अलग अलग टीचर्स के पास गए होंगे, सबने चेक किया होगा। चेक करने के बाद जितने भी मार्क्स आए उसके मार्कशीट के सब हर क्वेश्चन के सामने मार्क्स लिखे होंगे कि क्वेश्चन नंबर 1 में 2 नंबर आए, क्वेश्चन नंबर 3 में इतना आया, 4 में इतना आया, सब लिख दिया। फिर फाइनली वो क्या करते हैं, वो क्वेश्चन पेपर जो आपका रहता है, आंसर शीट रहती है बेटा, उस आंसर शीट के ऊपर ना वो लिखते हैं कि 50 में से 45 आए। पहले तो इंडिविजुअली हर क्वेश्चन के आगे लिख रहे होते हैं, उसके बाद लिखते हैं सर 45 आए आउट ऑफ कितना, 50। फिर इसी को, ये हो गया मान लेते हैं अकाउंट्स का। इसी तरीके से आपका एक पेपर बनेगा किस चीज़ का भाई, इकोनॉमिक्स का। उसमें ही मान लेते हैं कि 40 आउट ऑफ 50 कर दिए। फिर आ गया सर मैथमेटिक्स। तो किसी के, वैसे ये सपना ही होता है मैथ्स में तो, लेकिन मान लेते हैं 50 में से क्या हो गया, 50 हो गया। ऐसे करके अलग अलग पेपर को चेक किया गया और अलग अलग मार्क्स दे दिए गए। अब इस मार्क्स को क्या करते हैं स्कूल वाले, आपको जब आपका रिपोर्ट कार्ड बनता है तो क्या ये सारे पेपर्स उठा के हाथ में पकड़ा देते हैं क्या? नहीं। फिर एक रिपोर्ट कार्ड बनाते हैं। एक रिपोर्ट कार्ड में अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बीएसटी, मैथमेटिक्स और इंग्लिश, इन सबके मार्क्स अलग अलग लिखे जाते हैं, हाँ या ना। फिर यहाँ पे कई बार हाफ ईयरली के लिखे जाते हैं और फिर यहीं पे क्या किसके लिखे जाते हैं बेटा, फाइनल के भी लिखे जाते हैं। और उसके बाद इसके एंड में एक रिमार्क दिया जाता है कि आपका कितना परसेंट आया है, आप किस पोजीशन पे हैं। सही बात है। उसके बाद आपको बताते हैं कि भाई आपको इम्प्रूव करना है कि नहीं करना है। और फिर आपके घर वाले इसी रिजल्ट से ना आपके लिए कोई डिसीजन लेते हैं, बेल्ट निकाल लेते हैं कुछ तो घर वाले कि आज तो इसे बजाना है ऐसे ढंग से, बहुत बढ़िया रिपोर्ट कार्ड आया है। कुछ ने मिठाई बांटना स्टार्ट कर देते हैं, कुछ आपके कैरियर के लिए आगे के लिए डिसीजन लेना स्टार्ट कर देते हैं। तो बेटा बिल्कुल वैसे ही जैसे आपका रिपोर्ट कार्ड और ये शुरू से लेके एंड तक का प्रोसेस, इसी तरीके से किसी बिजनेसमैन के लिए अपने बिजनेस का भी प्रोसेस ऐसे ही है। बिजनेसमैन भी बहुत सारे सामान खरीद रहा था, बहुत सारे सामान बेच रहा था, सामान खरीद रहा था, बेच रहा था, सर्विस लिया उसने, सर्विस दिया उसने, कुछ सामान को यूज़ किया उसने, कुछ टूट गए फूट गए,
किसी से फ़ायदा हुआ, किसी से नुकसान हुआ, ये सब चीज़ों को वो लिखता चला गया। जैसे आपने आंसर शीट में लिखना स्टार्ट किया था ना सर, हर क्वेश्चन के आगे लिख रहे थे, उसको लिखा। फिर आपने क्या करा, ये सारे चीज़ें जो भी ट्रांजैक्शन हुए सबको सबसे पहले डेट वाइज रिकॉर्ड किए गए। सबसे पहले क्या किया गया बेटा, डेट वाइज रिकॉर्ड किया गया। अब डेट वाइज जिसको रिकॉर्ड किया जाएगा उससे पहले का काम ये है, जैसे आप पेपर में देखते ना कि पेपर में आपके पास किस क्वेश्चन का आंसर देना है, ये आप डिसाइड करते हो ना अपने से कि कौन सा मुझे आता नहीं आता। ऐसी ट्रांजैक्शन को डेट वाइज रिकॉर्ड करने से पहले पहले हमें ये देखना होता है कि एक्चुअली में वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है भी या नहीं है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है भी या नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे कि मैं अकाउंटेंट हूँ एक ऑफिस में, मेरे पास ऑनर आता है बिजनेस का, वो कहते हैं भाई साहब मेरे ना 100 रुपये चोरी हो गए। तो मैंने जी चोरी हो गई ये तो नुकसान है, 100 रुपये आपका चला गया, तो मैं लिख देता हूँ, मैंने नुकसान में लिख दिया। फिर वो थोड़ी देर बाद आता है, कहता है भाई साहब मेरे 200 रुपये का और लिख दो नुकसान। मैंने किस बात के ये 200 रुपये सर? वो कह रहे 200 रुपये इस बात के हैं कि मैंने ना शटर डाउन करके सो गया था, अब सो जाने की वजह से दुकान खुली नहीं, दुकान खुली नहीं तो 200 का नुकसान हो गया, ये भी लिख दो। अब उन्हें ये बताना जरूरी है कि भैया ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस नहीं है। यहाँ पे आपका ये जो है ना, इसको आप मेजर नहीं कर सकते कि भाई आप जब सो गए थे उसकी वजह से कितना नुकसान हुआ। 100 रुपये गिर गया था उसको तो आप मेजर कर सकते। फिर वो थोड़ी देर बाद आता है, कहते हैं भाई साहब मेरा ना 300 रुपये का नुकसान और लिखो। मैंने क्या बात हो गई कि जी एक सामान था जो कि ना उसमें आग लग गया, तो मैंने ठीक है जी वो लिख सकता हूँ क्योंकि मुझे पता है वो सामान कितने रुपए का था। लेकिन अगर वो आके ये कह दे कि मैंने 4 दिन से दुकान खोली नहीं है, मेरा एम्प्लॉय जो मेरे साथ काम करता है उसकी तबीयत खराब थी, उसके घर में कुछ लोग बीमार थे, वो चला गया, मैं भी उसके साथ चला गया, दुकान खुली नहीं तो मेरा नुकसान हो गया, इसको लिखो। तो इसको नहीं लिख सकते क्योंकि आप एग्जैक्ट वैल्यू मेजर नहीं कर सकते हो। मेरी बात को समझ रहे हैं? मान लीजिए वही आके आपसे कहता है कि मैंने ना 200 गज का प्लॉट खरीदा, इसको लिख दो। मैं नहीं लिख सकता जब तक वो ये नहीं बता दे ये 200 गज का प्लॉट है तो कितने का है, ये बात उसे बतानी पड़ेगी उसके बाद ही मैं लिखूंगा, वरना मैं नहीं लिख सकता। ये बात समझ में आ रही है बेटा? ये सारी चीजें क्या कहलाती हैं हमारे लिए कि पहला काम क्या है कि ऑनर जो है या कोई भी बंदा जो है अकाउंटेंट को जब बताएगा कि भैया ये लिख दीजिए, इसी तरीके से जैसे आप एग्जाम में क्वेश्चन के नीचे आंसर कुछ भी लिख के आते हैं तो सब में मार्क्स मिलते हैं क्या? टीचर पहले ढूंढता है कि जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका जवाब है भी या नहीं है। तो इसी तरीके से अकाउंटेंट को भी ये जानना जरूरी होता है कि कोई भी कुछ बता दे कि ये नुकसान हो गया, ये खर्चे हो गए, तो आपको आंख बंद करके लिखना नहीं है, आप भी एग्जामिन करो पहले कि वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है या नहीं है। अगर है तो फिर उसे मेजर करो, जैसे आपके स्कूल वाले मेजर करते हैं। आपने कोई आंसर लिखा, स्कूल वाले उसे पढ़ते हैं, उसे मेजर करते हैं कि इसमें 3 नंबर देना है, 2 देना है या 1 देना है। उसको मेजर करने के बाद उसमें नंबर्स देते हैं हर क्वेश्चन के। इसी तरीके से अकाउंटेंट का भी काम है। अकाउंटेंट और टीचर में ज्यादा फर्क नहीं है। देखो टीचर कौन होता है भाई? टीचर वो स्कूल में जो आपका पेपर चेक कर रहा होता है और आपको पढ़ाता है। फीस किससे लेता है? आपसे ही लेता है। फीस आपसे लेगा, आप ही का पेपर चेक करेगा और नंबर आपके हिसाब से देगा क्या? ये पहला एम्प्लॉय होता है टीचर जो आपकी नहीं सुनता। पैसे आप दे रहे हो लेकिन आप ही की नहीं सुनेगा वो। अब देखो फीस आप मुझे दे रहे हो लेकिन कभी मर्जी से मैं नंबर दूंगा क्या आपको? किसकी मर्जी से दूंगा? मैं अपनी मर्जी से दूंगा, वो भी जब आप उसमें लिखेंगे। बात समझ रहे हैं? इसी तरीके से अकाउंटेंट भी किसी कंपनी के अंदर जो बैठा हुआ है ना, जो हिसाब किताब करने के लिए एक बंदे को हमने अपॉइंट किया है, वो आप कभी भी ऑनर का नहीं सुनेगा कि आंख बंद करके ऑनर ने जो बोला उसकी मान लेंगे हम सारी की सारी बातें। कभी नहीं मानेंगे हम। ऑनर जब भी बोलेगा कि भाई साहब ये खर्चे हुए, हम उसे बुलाएंगे, पहले आप बताओ ये खर्चे को हम आइडेंटिफाई करेंगे कि वाकई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है या नहीं है। अगर है तो फिर वो है कितने का। जैसे आप स्कूल में लिख के आएंगे तो वो चेक करेंगे कि वो आंसर सही है या नहीं है, और है तो कितने मार्क्स दिए जाए। रिलेट कर पा रहे हो इन दोनों बातों को? ठीक। तो अकाउंटेंट का काम है, कोई भी आए जाए, मान लीजिए मैं आपका ना एक एम्प्लॉय हूं, अकाउंटेंट हूं, और आप आके मुझे कहते हैं सर मैंने ना 200 मीटर
200 मीटर जो है एक पाइप खरीदी है, यूज करना है उसे घर में कहीं पे प्लम्बिंग में, 200 मीटर की पाइप खरीदी है। मैंने ठीक है जी खरीदी, कह रहे जी इसे लिख दो हिसाब में। मैं जी इसे लिख नहीं सकती, मीटर को मैं नहीं लिख सकता। आप इसे बताओ पहले कितने रुपए का खरीदा, मनी में इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। मनी में इसे क्या करना पड़ेगा बेटा, मेजर करेंगे हम, मनी में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद तो हम 200 मीटर को मनी में मेजर करेंगे। ये बात तो समझ में आ गई थी कि ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है, पैसे का लेन देन हुआ है, तो हुआ कितने का पहले वो चाहिए, अब जाके मैं इसको लिखना स्टार्ट करूंगा। ये बात समझ में आई? ऐसे नहीं लिख देंगे। मान लो किसी दिन वो आके कहते हैं जी हमें ना, हमने 200 गज का प्लॉट लिया था, हम नहीं लिखेंगे, पहले आप बताओ वो 200 गज का प्लॉट मनी में मेजर करके बताओ। आप बात समझ रहे हैं? तो जिस कंट्री में आप होते हैं ना, उस कंट्री के आपको जो मनी है जिसमें आप ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करें, हो सकता है कि भैया आप यूएस में हैं तो डॉलर में लिखेंगे, आप किसी और कंट्री में हो सकता है कि दिनार में लिख रहे हैं, दिरहम में लिख रहे हैं, यहाँ पे रुपीस में आपको लिखना पड़ेगा। तो हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को आपको मनी में मेजर करना पड़ेगा, और वहाँ उस कंट्री के आपके पास कोई बेसिक मनी के लिए जो आप कन्वर्ट करेंगे उसमें आप रिकॉर्ड करेंगे सारी चीज़ों को। तो ट्रांजैक्शंस को लिखने से पहले हमें उसमें दो बातें आइडेंटिफाई करनी, दो चीज़ें जाननी। पहले कि वो क्या वो ट्रांजैक्शन हुआ भी है या नहीं हुआ है। हुआ है तो फाइनेंशियल है या नहीं है, चलो जी फाइनेंशियल मिल गया, तो आपको कितने रुपए का है, ये दो बात जैसे आपको मिल जाएगी ना, उसके बाद आप उसको हिसाब में लिख सकते हो। और उसको कैसे लिखोगे बेटा, उसको कैसे लिखोगे, डेट वाइज लिखोगे। कैसे लिखोगे? तो सबसे पहले जब कोई ट्रांजैक्शन आपको मिल जाए तो आप उस ट्रांजैक्शन को डेट वाइज रिकॉर्ड करते हैं। मैं आपसे बोलूं कि भाई आज से आपको अपने सारे खर्चे लिखने, सारे खर्चे लिखने, तो आज डेट डाल के तो लिखोगे आज से। तो आपने डेट वाइज लिखना स्टार्ट किया, 2 तारीख 2 जनवरी को आपने रेंट दिया, आपने लिख दिया सर। आपने सैलरी दी, आपने लिख दी सर। आपने वेजेस दिया, आपने लिख दिया सर। इलेक्ट्रिसिटी है, आपने लिख दिया सर। आपने बिल्डिंग खरीदी, आपने ये लिख दिया। इसी तरीके से आप 2 के बाद आ गए सर, अब हम 3 तारीख पे, किस पे आ गए सर, 3 तारीख पे आ गए सर। ये लो, ये आपका 3 तारीख है, और इस 3 तारीख में फिर से इतनी सारी चीजें हुई हैं, ध्यान से समझना। तो आप डेट वाइज हर चीज को लिखते जा रहे हो। फिर 4 तारीख आ गई, 4 तारीख को कुछ ट्रांजैक्शंस होंगे, आप सारे लिखना स्टार्ट कर दोगे। मेरी बात को समझ पा रहे हैं आप? आपने हिसाब लिखा। फिर एक बात बताओ, अगर आपको ये जानना पड़ जाए कि बताओ रेंट पूरे महीने में कितना गया, तो क्या आपने रेंट को अलग से एक जगह लिखा है क्या? आपने तो सारे ट्रांजैक्शंस लिख दिए, हाँ या ना, डेट वाइज सारे लिख दिए। दिखाना बेटा, नोटबुक दिखाओ अपनी एक। आपने सारे ट्रांजैक्शन जो है वो डेट वाइज, वो सारे ट्रांजैक्शन आपने यहाँ पे क्या करा, डेट वाइज लिख दिया, ऊपर डेट डाली और सारी चीजें लिखनी स्टार्ट कर दी। ऐसे करके चल रहा है। ये कॉपी भर जाए और मैं बोलूँ रेंट कितना हो गया, स्टेशनरी कितना गया पूरे महीने में, तो बेटा आपका काम क्या होगा, आप डेट वाइज पेज पलटते रहोगे, ढूंढते रहोगे, मिलेगा ही नहीं। अब मिलेगा तो कैलकुलेटर लेके बैठे रहो, उसे टोटल करते रहो। तो अकाउंटेंट क्या करता है, जब एक बार उसको मालूम चल जाए कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, अकाउंटेंट को ये बात मालूम चल गई कि ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, उसने आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद उसको उसने मेजर कर लिया कि 2000 का है, 3000 का, 5000 का है। अच्छा एक बात और मैं बता दूं, अकाउंटेंट ना मेजर नहीं करता बैठ के। जैसे ये मुझे बोलेंगे कि सर मैंने ना मोबाइल खरीदा, लिखो ना हिसाब में। मैं जी ठीक है लिख दूंगा, कितने का है बताओ। इसने बोला 30,000 रुपये, मैंने प्रूफ दो। अकाउंटेंट को प्रूफ चाहिए। जैसे आपके स्कूल में आप बोलो टीचर को कि सर मेरे को ना नंबर दीजिए, मैंने आंसर लिखा है, उसने बोला प्रूफ, अरे आंसर शीट में है सर। तो यहाँ तो ब्लैंक है कि सर आपको तो पता ही मुझे सारे जवाब आते, बस लिखा नहीं मैंने, क्या नंबर मिलेगा आपको? उनको प्रूफ चाहिए। इसी तरीके से ऑनर अगर अकाउंटेंट को कह दे कि सर आप तो जानते हो, मैं आपको तो मैंने ही हायर करा है, और मैं तो ये सामान इस्तेमाल कर रहा हूँ, मोबाइल मैंने खरीदा है, आप भी देख रहे हो, मैं भी देख रहा हूँ, आप लिख दो। नहीं लिख सकते बेटा। अकाउंटिंग करने के लिए हमें उसके लिए एविडेंस चाहिए, प्रूफ चाहिए, और उस प्रूफ को कहते हैं हम लोग वाउचर चाहिए, बिल चाहिए, रिसीट चाहिए, इनवॉइसेस चाहिए। बिना उसके नहीं लिखा जा सकता। इतनी बात समझ पा रहे हैं आप?
वापस से आइए, मैंने क्या बोला कि अकाउंटेंट का पहला काम क्या है, पहले बताओ। आइडेंटिफाई करना। क्या काम है? आइडेंटिफाई करना। क्या आइडेंटिफाई करेगा? ट्रांजैक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है, पहला चीज। फिर उसके बाद वो क्या करेगा, उसे मेजर करेगा कि वो कितने रुपए का हुआ है। और ये मेजर करने कैसे पता चलेगा? उसके बिल से, उसके रिसीट से, उसके इनवाइसेस से। बैंक में जमा किया होगा तो वहां से पेन स्लिप आई होगी, किसी को पेमेंट करा होगा चेक से तो चेक आया होगा, चेक का जीरोक्स फोटोकॉपी मंगवाना पड़ेगा। तो अकाउंटेंट को ये दो चीजों से मालूम चलता है, बिल्कुल टीचर की तरह है। टीचर भी नंबर तभी देगा जब आप पेपर में दिखेगा, अदरवाइज नहीं देगा, चाहे कितने भी अच्छा जान पहचान क्यों ना हो। अकाउंटेंट भी नहीं लिखेगा जब तक उसके हाथ में बिल नहीं आपने दिया, वो लिखेगा ही नहीं हिसाब किताब में बेटा। ये दो बातें अकाउंटेंट की हो गई। फिर अकाउंटेंट को जब दो बातें क्लियर हो जाती हैं तो वो हिसाब में लिखना स्टार्ट करता है, डेट वाइज लिखना स्टार्ट करता है। कैसे स्टार्ट करता है? आज की डेट में जो जो ट्रांजेक्शन हुए, जो जो हिसाब किताब है, सब लिखेगा। उसे कहते हैं रिकॉर्ड करना। क्या कहते हैं? तो अकाउंटेंट क्या करता है, ध्यान से सुनना। अकाउंटेंट जो है ना बेटा, 4 कॉपियां बनाता है अलग अलग। एक बनाता है डेट वाइज के लिए, कि डेट के हिसाब से जो लिखना होगा तो मैं इसमें लिखूंगा। एक दूसरी कॉपी बनाता है जिसमें आइटम वाइज लिखता है, राम का, फर्नीचर का, मोहन का, स्टेशनरी का, उसमें आइटम वाइज होता है, उसमें डेट से कोई मतलब नहीं है। किसी आइटम का देखना, फटाक से उसमें जाके देख लीजिए, मिल जाएगा आपको। दो हो गए सर। फिर तीसरा बनाता है जिसमें सारी की सारी लिस्ट एक जगह लिखता है, टोटल रेंट कितना हुआ, टोटल सैलरी कितनी हुई, टोटल वेजेस कितने हुए, टोटल फर्नीचर कितना हुआ। ये टोटल का बनाता है अलग से। कितनी कॉपी हो गई? 3। फिर चौथी कॉपी बनाता है जिसमें निकालता है वो प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ। और 5वीं कॉपी बनाता है कि उसके पास एट द एंड बचा क्या, कितना उसके पास प्रॉपर्टी बच गया, कितना उसके पास कर्ज बच गया। समझ में आ गई बात? तो ये 5 कॉपी बनाने के बाद जो लास्ट वाली कॉपी होती है, उस कॉपी को उठा के उनके यूजर्स को दे देते हैं। इस बात को थोड़ा हम समझते हैं इस तरीके से। टीचर क्या करते हैं, सबसे पहले आपसे आंसर शीट पे प्रूफ ले लेते हैं कि आपने लिखा क्या। लिख लिया, उन्होंने वहां पे एक बार नंबर दिया होता है, उसी नंबर को टोटल करके इस तरीके से यहां पे लिखा। हाँ या ना? ठीक है जी, 2 बार हो गए इसी चीज को। फिर इसी चीज को उठा के आप पूरी क्लास की एक अलग से शीट बनाई कि भाई इसमें जिशान का अकाउंट्स, इको, बीएसटी के जो मार्क्स है वो सारे लिखे। फिर आपको एक मार्कशीट बना के दिया, उसमें टोटल लिखा हुआ है। मार्कशीट के अंदर आपको ये कि कितना परसेंट आया, कौन सी पोजीशन आई, कितने इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें दी। और ये किसको दी गई है बेटा, पता है आपको? जिन्होंने एडमिशन करवाया था, जिसको रिजल्ट का इंतज़ार था कि रिजल्ट्स के हिसाब से आगे का डिसीजन लेना। बेटा वापस आओ। और उसके बाद डिसीजन लिया गया था। यही होती कहानी। अकाउंटिंग में भी बात को बिल्कुल ऐसे ही करी जाती है। कैसे होता है अकाउंटिंग में? मैंने टोटल कितना हिसाब बताए, एक ही हिसाब को कितनी जगह लिखा जाता है? 5 जगह। कितनी जगह? 5 जगह। पहले कहां से अकाउंटेंट स्टार्ट करता है बेटा? पहले आइडेंटिफाई करता है। क्या करता है? फिर उसके बाद क्या करता है? मेजर करता है। पहले क्या करेगा? आइडेंटिफाई करेगा, उसके बाद मेजर करेगा, उसके बाद वो लिखना स्टार्ट करेगा। लिखेगा पहले कैसे लिखेगा? डेट वाइज, फिर आइटम वाइज, फिर उसी को सारे आइटम को एक जगह लिखेगा, टोटल करेगा। उसे कहते हैं समरी करना। क्या कहते हैं? समरी करना। 3 चीजें हो गई। पहले क्या करेगा वो? पहले सबसे पहला काम आइडेंटिफाई करना, दूसरा मेजर करना, तीसरा रिकॉर्ड करना, तीसरा चौथा समरी करना, उसका समराइज करना। क्लियर है सर? समझ में आई बात? अब ध्यान से मेरी बात को थोड़ा सा और समझते चलना और डेफिनेशन पे आते हैं हम जरा। अब आपको डेफिनेशन समझ में आता जाएगा और इसमें जो बातें समझाऊंगा समझ लेना। देखो बेटा, अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस। अकाउंटिंग एक प्रोसेस है, मतलब ये वन टाइम का काम नहीं है। शुरुआत कहीं और होता है, एंड कहीं और होता है। बिल्कुल वैसे जैसे एग्जाम आपका होता है, शुरुआत कहीं और से होता है, एंड में जाके रिपोर्ट कार्ड मिलता है, वो पूरा का पूरा प्रोसेस है। तो अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस। किस बात का प्रोसेस है? पहला काम ध्यान से समझ, नहीं ऐसे रटना नहीं, पहले लॉजिकली समझते चलो। पहला क्या है? आइडेंटिफाई करने बाद क्या करेंगे? मेजर करने के बाद क्या करेंगे?
अब जब रिकॉर्ड कर दिया, डेट वाइज लिख दिया, अब आइटम वाइज लिखना है ना सर। आइटम वाइज लिखने को कहते हैं क्लासिफाई करना। भाई आप स्कूल में जाते हो, सारे बच्चों को, एक स्टैंडर्ड के बच्चों को एक क्लास में डाल देते हैं, ये 11th के, ये 10th के, ये 9th के, 11th, सबको अलग अलग करते ना, उसी को कह रहे हैं क्लासिफाई करना। बात समझ में आ गई? पहले आइडेंटिफाई करे सर हमने, उसके बाद क्या किया सर, उसके बाद क्या किया, उसके बाद इतना हो गया, अब क्लासिफाई कर दिया, इन्हें सारे सबको अलग अलग लिख दिया। उसके बाद हम आएंगे जी समराइज करेंगे। क्या करेंगे? समराइज का मतलब समझ गए? समराइज का मतलब वो जो रिजल्ट बना रहे थे ना हम, समराइज का मतलब कि अकाउंट्स में कितने आए, इको में। अभी तक तो सबकी शीट अलग अलग थी ना, सबकी शीट अलग अलग थी, अकाउंट्स की अलग थी, मैथ्स की अलग थी, इंग्लिश की अलग थी। अब उसको एक पेज पे टीचर चढ़ाता है, एक पेज पे टीचर चढ़ाएगा और लिखेगा भैया इस बच्चे का अकाउंट्स में इतना, इकोनॉमिक्स में इतना इतना आया। वही है समरी, वो समराइज कर रहे हैं हम। वो जो रिपोर्ट कार्ड आपके हाथ में आया है ना, वो समरी है, पूरे साल की मेहनत है। ऐसे ही अकाउंटेंट भी उसी ट्रांजैक्शन को जो शुरुआत में हुआ था उसको लिख के एंड में हाथ में पकड़ा देता है एज अ समरी, उसे समरी कहते हैं। और जब समरी आपके हाथ में मिल जाती है, उस समरी में तीन चीजें हैं, टोटल खर्चे भी लिखे हुए हैं, उसका फायदा नुकसान भी लिखा हुआ, प्रॉफिट लॉस भी कितना हो गया, और एट द एंड क्या बचा। तो जैसे आपके रिपोर्ट कार्ड में देखो ना, आपको 80 में से 100 में से जो मार्क्स है वो भी मिले हुए दिख जाएंगे। फिर उसी में आपकी पोजीशंस वगैरह भी बताई जाएगी, इंप्रूवमेंट वगैरह भी बताया जाएगा। तो यही है बेटा हमारा समरी। रिपोर्ट कार्ड हमारा क्या कहलाएगा? समरी कहलाएगा। बात समझ में आई? और जो अकाउंट्स का पेपर का जो टोटल मार्क्स था उसे क्या बोलेंगे? क्लासिफाई। और पेपर के अंदर में जो नंबर्स दिए गए थे उसे क्या बोलेंगे? रिकॉर्ड। क्लियर है सर? तो ये समराइज है, क्लासिफाई करा, उसके बाद समराइजिंग पे आ गए। कौन सा नंबर है बेटा हमारा? कौन सा नंबर है? 5th है सर। अब उसके बाद आते हैं एनालाइज। जब आपको रिपोर्ट कार्ड आपके हाथ में मिलता है तो आपने हमेशा देखा होगा वहां पे परसेंटेज भी साथ में दे देते, डिवीजन भी साथ में देते कि सेकंड डिवीजन आए, थर्ड डिवीजन आए, क्या आए, कौन सी पोजीशन है, ये भी। इसे कहते हैं कि उन्होंने रिजल्ट को देख के एनालाइज किया कि यार ये बंदे ने अच्छा किया है खराब किया, वो एनालाइज करा। मान लीजिए उस रिजल्ट पे लिखा हुआ है कि भाई फर्स्ट आ गए, तो अब बताओ उसके आप मतलब क्या निकालते हो, वो बच्चा अच्छा कर रहा है या खराब कर रहा है? तो उसे कहते हैं इंटरप्रेट करना। अच्छा कर रहा है जवाब निकला आपका, इंटरप्रेट किया आपने। किस चीज को इंटरप्रेट किया? जो एनालाइज किया गया था, जो एनालाइज किया गया था उससे आपने इंटरप्रेट करा, उससे मतलब आपने निकाला कि इसने तो बहुत अच्छा किया। अगर वहीं पे उसका परसेंटेज होता 33%, तो आप क्या बोलते आप? तो ये भी आपने इंटरप्रेट किया कि इसने बहुत खराब किया। तो बेटा जो समरी है ना, उसी समरी को देख के आप एनालाइज भी करते हैं और साथ में क्या करते हैं? इंटरप्रेट भी करते हैं। क्या करते हैं? एनालाइज मतलब परसेंटेज। आप 12th में जाएंगे ना, यहां पे हम अकाउंटिंग सीखते हैं 11th में। 12th में जो थर्ड बुक है उसका नाम ही है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनालाइज करना सिखाया जाता है कि किसी कंपनी के हालात कैसे हैं। बात समझ में आ गई? अब बताओ उसमें सारा कुछ एनालाइज कर दिया, इंटरप्रेट कर देते हैं, स्कूल वाले खुद ही लिख देते हैं, अच्छा किया बुरा किया जो भी किया वहां लिख देते हैं। उसके बाद वो रिजल्ट किसके काम में आता है पता है आपको? एक आपके काम आ जाता है, एक आपके टीचर के काम आता है, एक आपके रिश्तेदार के भी काम आता है। नहीं आता? वो भी बेचारे बड़े परेशान थे। एक आपके जिन्होंने आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट किया उनके पेरेंट के भी काम आ रहे हैं, और इन फ्यूचर भी काम आएगा। नहीं, दोनों जगह, नौकरी में भी। तो बेटा ये एनालाइज करना, आप समझ गए मेरी बात को? एनालाइज मतलब छठा सिचुएशन, इंटरप्रेट ये आपका 7वां, और लास्ट में कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स टू द यूजर। बेटा यूजर के बारे में थोड़ा सा समझना मेरी बात को। यूजर्स, आप ध्यान से अपने रिजल्ट के बारे में देखो, आपके रिजल्ट में कौन कौन लोग इंटरेस्टेड होते हैं। एक वो जिन्होंने खुद बहुत मेहनत करी है, आप खुद और आपके टीचर। ठीक है जी, हो सकता है आपका दोस्त आपके साथ पढ़ा हो, उसने मेहनत करी हो, तो ये 3 लोग। इसके अलावा जिन्होंने आपके पीछे पैसे लगाए वो भी,
इसके अलावा वो रिश्तेदार जो चाहते हैं कि उनके बच्चे आपकी तरह बन जाएं, वो भी जानना चाहेंगे। तुम इतने नालायक हो। उसे हंसी आ रही, कौन चाहेगा मेरी तरह बनाना अपने बच्चों को। तो कुछ ऐसे रिलेटिव्स हैं जो ये चाहते हैं कि यार ये बहुत अच्छा कर रहे हैं, मैं इससे पूछूंगा, इसका रिजल्ट जैसा है मैं पूछूंगा किस स्कूल में हो, आगे क्या सोचा है, तो वैसे ही मैं अपने बच्चे को। और घर वाले तो कई बार बोलते देख उसको कितना बढ़िया कर रहा है और अपने आप को देख शर्मा जी के। तो ये ताने मिल रहे होते ना, तो इसका मतलब है कि यूजर्स हैं, अलग अलग लोग हैं जो रिजल्ट के इंतजार में। ऐसे ही बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, हिसाब किताब होता है। तो पहले जब हिसाब किताब को डेट वाइज लिखा आपने, तो कई लोगों को डेट वाइज से कोई मतलब नहीं था। आपके 5वें वाले क्वेश्चन में कितने नंबर आए इससे कोई मतलब नहीं था। वो समरी पे चले जाते हैं सीधा, वो बोलते हैं बताओ अकाउंट्स में कितना आया, क्लासिफाई करके बताओ, सीधा अकाउंट्स बोलो। मुझे नहीं चाहिए हर क्वेश्चन में कितने, मुझे बताओ कि अकाउंट्स में कितने आए। उसके बाद लास्ट में कुछ लोग ऐसा आपसे पूछ लेते हैं कि बताओ बताओ आपका परसेंटेज कितना आया, सीधा वो एनालाइज वाली सिचुएशन पे पहुंच जाते हैं। ऐसी कंपनी में ऑनर कई बार ये पूछ लेता है कि बताओ 3 तारीख को कौन कौन सी चीजें हुई थी। कई बार ऑनर ये पूछ लेता है बताओ जी मशीन का टोटल कितना है, कैश कितना बैलेंस बच रहा है, बैंक में कितना बैलेंस बच रहा है, ये बता दीजिए। आप समझ रहे मेरी बात को आप? तो डेट वाइज, इसलिए अकाउंटेंट पहले डेट वाइज लिखता है, फिर जाके आइटम वाइज लिखता है, फिर उसको समरी करता है और समरी में जाके बताता है कि कंपनी को प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ। अब कंपनी का काम है उसे चेक करना, इंटरप्रेट करना, यार पहले से हम अच्छा कर रहे हैं या खराब कर रहे हैं। मैनेजमेंट का काम है ये डिसीजन लेना उस रिजल्ट्स को देख के कि यार ये बहुत अच्छा तो नहीं हुआ, और अच्छा हो सकता था, मैंने कुछ गलतियां करी, मैंने एक्सपेंसेस ज़्यादा कर दिए, मैंने एडवर्टीजमेंट नहीं करा, मेरा सेल्स कम रहा। ये मैनेजमेंट डिसीजन लेगा। डिसीजन रिजल्ट को इंतजार में मैनेजमेंट बैठा हुआ है अकाउंटेंट के इंतजार में कि अकाउंटेंट एक बार प्रॉफिट लॉस निकाल के बताए तो मैं देख पाऊंगा कि मेरा डिसीजन पूरे साल कैसा रहा। जैसे आपका रिजल्ट आता है तो आपके घर वाले इंतजार में बैठे हुए, कुछ कर नहीं सकते, अब बस इंतजार में इसलिए बैठे हुए हैं कि जो पास्ट में परफॉर्मेंस हुआ था तो पास्ट का डिसीजन मैंने कैसा लिया था और आगे हम कैसा ले सकते हैं, इसके चक्कर में वो रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। तो ऐसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का इंतजार किया जाता है। कौन कर रहा होता है उसका इंतजार? ऑनर, मैनेजमेंट, एम्प्लॉय, गवर्नमेंट भी इंतजार कर रही होती। किस बात के लिए? टैक्स के लिए। उसको टैक्स में इंटरेस्ट है, वो देखना चाहती है कंपनी कितना कमा रहे हैं। तो इस तरीके से ये पूरा अकाउंटिंग का प्रोसेस है। स्टार्ट होता है आइडेंटिफाई से और खत्म जो होता है बेटा यूजर्स, कम्युनिकेटिंग टू दी यूजर्स। जैसे एक रिपोर्ट कार्ड, एग्जाम स्टार्ट तो आपके पेपर में लिखने से होता है और खत्म तब हो जाता है रिपोर्ट कार्ड आपके घर वालों तक पहुंच जाए। तो ये यहां से जो आप पेपर में लिख कर आ रहे थे वो प्रोसेस आइडेंटिफाई का था और जो घर में रिजल्ट गया वो कम्युनिकेटिंग टू दी यूजर्स हो गया। ये बात समझ में आ गई आपको? बेटा इसी पूरे इस पे ना पूरा का पूरा चैप्टर है ये चैप्टर, और बहुत आसान है ये। सिर्फ ये बात आपको क्लियर हो जाए, एक बार दिमाग में बैठ जाए तो बाकी सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। फटाफट ये डेफिनेशन नोट करिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो अकाउंटिंग क्या है? प्रोसेस है एक तरीके का। किस चीज़ का प्रोसेस है? स्टार्ट होता है हमारा आइडेंटिफाइंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, फिर उसके बाद हम मेज़र करते हैं। किसको मेज़र करते हैं? वो जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हुआ था उसको हम मेज़र करते हैं। किस में मेज़र करते हैं बेटा? इनटू दी मनी टर्म्स में। जब मेजर कर चुके होते हैं उसके बाद हम रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्डिंग दिम इन प्राइमरी बुक्स। सर प्राइमरी बुक्स बेटा जहां पे आपने डेट वाइज ट्रांजैक्शन लिखे थे ना जिस बुक में, उसे हमने प्राइमरी बुक कह दिया। सर ऐसा क्यों? बेटा जहां पे पहली बार ट्रांजैक्शन लिखा जाता है उसे प्राइमरी बुक्स कहते हैं। जहां पे फर्स्ट टाइम ट्रांजैक्शंस लिखे जाएं उसे क्या कहते हैं? बेटा एक ही ट्रांजैक्शन को हमें कई जगह लिखने, कई जगह मैंने बताया ना 4 से 5 जगह लिखा जाता है। तो जो पहला वाला बुक होता है जिसमें आप पहली बार लिख रहे होते हो उसे क्या बोलेंगे आप? प्राइमरी बुक्स। तो अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग। क्या आइडेंटिफाई करेंगे? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। क्लियर है सर? इस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई कर लिया तो फिर क्या करेंगे? मेजरिंग देम। कहाँ मेजर करेंगे? किस टाइप से? मनी टर्म्स। क्लियर है सर? जब मेजर हो जाए तो इसी चीज को आप रिकॉर्ड करेंगे, रिकॉर्डिंग देम इन प्राइमरी बुक्स। समझ में आ गई? प्राइमरी बुक्स जहां पे फर्स्ट टाइम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है। अब फर्स्ट टाइम ट्रांजैक्शन जब रिकॉर्ड होता है तो डेट वाइज होता है
उस प्राइमरी बुक का नाम है जर्नल। क्या कहते हैं उसे? जर्नल कहते हैं। ठीक है जी। अब डेट वाइज रिकॉर्ड कर दिया, अब कहाँ चलेंगे? क्लासिफाई करेंगे, सेपरेट करेंगे, आइटम वाइज करेंगे, पर्टिकुलर किसी नेम के हिसाब से करेंगे। एसेट्स का है तो राम का अलग लिखेंगे, श्याम का अलग लिखेंगे, मशीनरी का अलग लिखेंगे, प्लांट का हिसाब अलग लिखेंगे, सबका अलग अलग बनाएंगे हम। उसे कहते हैं बेटा क्लासिफाई करना। क्लियर है? पहले रिकॉर्ड करेंगे डेट वाइज, फिर क्लासिफाई कर देंगे, उसके बाद क्या करेंगे? समराइज। समराइज मतलब टोटल लिखेंगे बैठ के सबका। इस समराइज में 3 प्रोसेस होते हैं। पहले सबका टोटल कर लेंगे, टोटल एक्सपेंस कितना हुआ, टोटल रेंट कितना हुआ, टोटल बिल्डिंग कितना है, टोटल मशीनरी कितना है, टोटल सब कुछ टोटल कर लेंगे। क्या टोटल किसी का टोटल करेंगे, किसी का कितना बच गया, कैश कितना बच गया, बैंक में कितना बच गया। इसमें 3 चीजें होंगी, पहले टोटल होगा, फिर प्रॉफिट और लॉस निकाला जाएगा, फिर ये देखा जाएगा एट द एंड हमारे पास क्या बच गया, जिसे कहते हैं हम लोग फाइनेंशियल पोजीशन पता करना। जो आपका रिपोर्ट कार्ड है ना, वो फाइनेंशियल पोजीशन है, यानी आपकी औकात बताता है। ऐसी कंपनी की औकात उसकी बैलेंस शीट बता रही होती है और इनकम स्टेटमेंट बताते हैं। बात समझ रहे हैं? तो भाई पहले इन्होंने कहां पे रिकॉर्ड किया था बता सकते हैं? प्राइमरी बुक्स में। उसे क्या कहते हैं बेटा? जर्नल कहते हैं। फिर उसके बाद क्या किया? आइटम वाइज रिकॉर्ड किया, उसे कहते हैं लेजर। क्या कहते हैं? लेजर। फिर उसको हमने समराइज किया। समराइज में 3 चीजें आई। समराइज में कितनी चीजें आती हैं? एक आता है बेटा ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और बैलेंस शीट। ये आगे चैप्टर्स के नाम है ये सारे जो मैं बोल रहा हूं। जो ये जर्नल है ना, ये भी एक चैप्टर है हमारा। लेजर जो है ये भी चैप्टर है। समराइज में जो बता रहा हूं मैं, ये भी चैप्टर्स के नाम है। ये 17 और 18 चैप्टर्स। इतनी बात समझ में आ गई? एनालाइज करना, इंटरप्रेट करना और कम्युनिकेट, ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, ये आप 12th में पढ़ते हैं। ठीक है सर? उसके बाद जब ये समराइज कर दिया, आपने बैलेंस शीट बना ली। बैलेंस शीट जब भी आपके दिमाग में है, समझ लो आपका रिपोर्ट कार्ड तैयार। समराइजिंग का मतलब आपका रिपोर्ट कार्ड। और रिपोर्ट कार्ड पे ये लिखा हुआ 90%, 70% फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, उसको क्या बोलेंगे? एनालाइज। और अगर उसके नीचे ये लिखा हुआ है कि भैया आप और पहले से और बेहतर कर सकते थे, होता है ऐसा, कमेंट लिखते हैं स्कूल वाले क्या? 10th में तो नहीं लिखते, लेकिन 11th 9th 12th में तो लिखते थे ना। तो उसे क्या कहते हैं? इंटरप्रेट करना। कई बार तो आपके घर वाले इंटरप्रेट करते हैं, बहुत बेकार है, पहले जैसा रिजल्ट नहीं है। तो इसे क्या बोलेंगे आप? इंटरप्रेट कर रहे हैं। तो खैर ये तो मैनेजमेंट ही करके बता देता कि कंपनी क्या पहले से कैसे कर रही है। तो इंटरप्रेट तभी किया जा सकता है जब हम कंपैरिजन करेंगे अपने डाटा का। अपने डाटा को बैठ के एनालाइज और इंटरप्रेट करेंगे, प्रीवियस ईयर के डाटा से मैच करेंगे, दूसरे के इंडस्ट्री के डाटा से मैच करेंगे। उसी को हम लोग कहते हैं इंटरप्रेट और एनालाइज करना। और फिर ये सब कुछ कर देने के बाद बिल्कुल परोस के हम यूजर्स के हाथ में पकड़ा देते हैं, भाई साहब ये देख लीजिए। तो जो भी यूजर्स हैं उसको ये देखते हैं, उस रिपोर्ट कार्ड को, उनको लगता है कि ये बहुत बढ़िया है तो इसमें इन्वेस्ट करते हैं। मान लीजिए आपका ये सीए का रिजल्ट होता और आपके आस पड़ोस वाले देख रहे होते हैं, तो वो कहते हैं हाँ यार इस पे तो रिश्ता भेज सकते हैं हम। और ये होता है। अब जैसे मेरे घर के पास एक अंकल है, उन्होंने मुझे कॉल किया कि यार एक मेरे जानने में एक रिश्तेदार है, उसका ना सीए का रिजल्ट आने वाला है, तो फाइनल का रिजल्ट है। मैंने अच्छा अंकल, तो मैं ऐसा ऐसा सोच रहा था बेटी के रिश्ते के लिए, क्या करूं, बात करना चाहिए? मैंने नहीं, रिजल्ट आने दीजिए, क्योंकि सीए का रिजल्ट ना थोड़ा ऊपर नीचे हो ही जाता है। अब आ जाए तभी कर लीजिएगा, उससे पहले तो करना बेकार ही। तो ये जो रिजल्ट है ना, लोगों को इन्वेस्टमेंट भी करवाते हैं। आपका रिपोर्ट कार्ड अच्छा है, आपकी बैलेंस शीट बहुत अच्छी है, आपका इनकम स्टेटमेंट अच्छा है, तो लोग आपके शेयर्स खरीदेंगे, आपके साथ मिलकर बिजनेस करना चाहेंगे। आप शार्क टैंक देख रहे हो, उसमें यही तो पूछते हैं, भाई साहब बताओ अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिखाओ जरा, क्या हालात हैं, कितने सेल्स करे, क्या किया नहीं किया, उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट होता है। तो वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट उनको बना के अकाउंटेंट ने दे दिया, एनालाइज इंटरप्रेट करके, अब यूजर उसको कम्युनिकेट कर रहे हैं आपस में। बात समझ में आ रही है? तो बेटा ये डेफिनेशन आपके लिए ना बहुत ही ज़रूरी है, ये याद रखना। और क्योंकि इसी के याद करते ही अगला टॉपिक हमारा कवर हो जाता है, खुद ब खुद सही हो जाता है। फिर से वापस आता है, पहले ये याद करवा के अगला टॉपिक मैं आपको दिखाता हूँ। फर्स्ट मैं आपसे पूछूं, बताओ पहला स्टेप कौन सा है? फटाफट बताओ क्या है पहला? ये यहां से यहां तक जो है आपका बेटा फर्स्ट स्टेप है। ये
आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। कौन सा स्टेप है ये? दूसरा बताइए, मेजरिंग देम इनटू, वेरी गुड, दूसरा स्टेप। उसके बाद रिकॉर्ड करेंगे कहाँ? प्राइमरी बुक्स का किसे कहते हैं? जहां पे फर्स्ट टाइम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे थे, क्या नाम रखा है उसका हमने? जर्नल। प्राइमरी बुक का क्या नाम रख रखा है? जर्नल। ठीक है जी। उसके बाद हम क्या करते हैं? क्लासिफाई मतलब सेपरेट कर देना, आइटम वाइज रिकॉर्ड करना सबके, उसे क्या बोलते हैं बेटा? लेजर। फिर उसका रिपोर्ट कार्ड तैयार करना, उसे क्या कहते हैं? समराइजिंग। समराइजिंग में कितनी चीजें आती हैं? 3। एक आता है ट्रायल बैलेंस जिसमें समरी लिखी जाती है, एक आता है बेटा इनकम स्टेटमेंट यानी प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस क्या हुआ, उसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी कहते हैं उसे, ठीक है, और एक होता है बैलेंस शीट। 3 चीजें। उसके बाद हम उसको क्या करते हैं? एनालाइज करते हैं कि कैसे हालात रहे हैं, उसे इंटरप्रेट करते हैं और फिर जाके उसे कम्युनिकेट करते हैं, किससे? यूजर से। ये बात समझ में आ गई आपको? तो ये स्टेप याद रहेंगे। टोटल कितने स्टेप्स हो रहे हैं, कुछ बता सकते हैं आप इसमें? ये आपका एक स्टेप है सर, उसके बाद 3, 4, 5, 6 और 7। कितने स्टेप हैं? 7। अब ये पहला टॉपिक है डेफिनेशन से रिलेटेड। देखिए, लेकिन मैं आपको बताता हूँ बहुत सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, मजा आ जाएगा अगर ये याद हो गया तो। सर कैसे मजा आएगा? ध्यान से सुनो। अगले टॉपिक का नाम है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। ये पूछ रहे हैं भैया अकाउंटिंग में क्या होता है, तो यही होता है आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, और क्या करता है अकाउंटिंग? मेजरिंग इनटू मनी टर्म्स, और रिकॉर्डिंग और क्लासिफाइंग और समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग, कम्युनिकेटिंग टू द यूजर्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग में भी यही 7 पॉइंट आएंगे। आ रही बात समझ में कि अकाउंटिंग में है क्या? तो यही तो है, और क्या है? अच्छा, कोई पूछ ले भैया अकाउंटिंग का प्रोसेस बताओ, तो बेटा यही अकाउंटिंग के प्रोसेस भी हैं, बस लिखने का स्टाइल चेंज। देयर आर 7 टाइप्स, 7 देयर आर फॉलोइंग स्टेप्स। इस टाइप से आप लाइनें लिख दोगे, चिपका दोगे, मैं दिखाऊंगा सारी चीजें, लेकिन पहले उससे रिलेटेड क्या चाहिए हमें? पहले डेफिनेशन ही समझ में आ जाए। ये समझ में आ गई अच्छे से? बिल्कुल क्लियर है? चलिए एक एक करके स्टार्ट करेंगे। पहले अपने डेफिनेशन यूज कर लिया, समझ गए आप? कोई डाउट है इसमें पूछ लो मेरे से। तो स्टेप याद रहेगा। पहला स्टेप बताओ। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, अब बोलो पहला स्टेप बोलो। अरे फिर से दिख गया, जहां लिखने जा रहा हूँ वही दिखता है मुझे, हट नालायक। अब बोलो आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। दूसरा बोलो मेजरिंग देम इनटू मनी टर्म्स। 2 हो गए जी। तीसरा बोलिए। तो देख चीटिंग मार रहे हैं, नोटबुक में नहीं देख रहे हैं नालायक। पहला बोलो आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। दूसरा मेजरिंग देम इनटू मनी टर्म्स। तीसरा रिकॉर्डिंग इन प्राइमरी बुक्स। तीसरा। चौथा क्लासिफाइंग। अगला समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग। उसके बाद कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स टू द यूजर्स। क्लियर है सर? आपके रिपोर्ट कार्ड के जो यूजर्स हैं वो कौन है सर? एक आप खुद भी हैं। तो यूजर्स, अकाउंटिंग यूजर्स ना 2 टाइप के होते हैं बेटा, एक इंटरनल यूजर, एक एक्सटर्नल यूजर। तो हम बात करेंगे इस बारे में। चलिए याद हो गया जी। अब आपसे कोई पूछ ले कि जी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग बताइए, सेम चीज चिपकानी है। देखिए कैसे। आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। अब सवाल यहां पे क्या चीज आ गया बेटा? एक वर्ड चेंज कर दिया, क्या हो गया? इवेंट। सर ये वर्ड यहां पे भी लगा देते, कैसा होता? याद कर लेते हम, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड, सेम हो जाता। तो आप यहां पे भी लगा सकते हो, कोई मसला नहीं। अब ट्रांजैक्शन और इवेंट्स को थोड़ा सा समझ लो, मैं थोड़ा सा समझा देता हूं। भाई आपने, आपके घर वालों ने आपको 100 रुपए दिए, बताओ कितने पैसे आए? सर घर वालों ने दिए पैसे, नहीं दिए? तो घर वालों ने, मान लो आपके घर वालों ने खुशी खुशी दिए, खुशी खुशी कितने दिए?
100 रुपए दिए। अब 100 रुपए में आपने 20 रुपए तो भाई साहब खर्च कर दिए। गलत बात है ये सब नहीं। कितने रुपए खर्च करे? अब बताओ कितना बच गया? बेटा जो 100 रुपए दिए थे उसमें दो पार्टी इन्वॉल्व थे, एक जिनसे आपको मिल रहा था, दो दो बंदे थे ना। तो जहां पे दो पार्टी इन्वॉल्व होता है वो उसे ट्रांजैक्शंस कहते हैं। समझ में आई बात? फिर आपने उससे खर्च किया 20 रुपए को, उसमें भी दो पार्टी इन्वॉल्व था, एक आप खुद थे और एक सामने वाला, उसे भी क्या बोलेंगे? ट्रांजैक्शन। अब बताओ बचे कितने? बेटा ये जो आंसर आपने निकाला ये इवेंट्स है, इसमें कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, ये 80 रुपए इवेंट्स है। ये जो बैलेंस आप बता रहे हो आंसर में कि बैलेंस 80 रुपए बच गए, ये भी तो चाहिए होंगे किसी को हिसाब किताब में। अकाउंटिंग में तीन चीजें हो गई, पहले आया कितना, फिर गया कितना, बच कितना गया, यही इवेंट्स है। तो अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को तो रिकॉर्ड करता ही है, साथ में इवेंट्स भी बताता है। क्लियर हो गई बात? चलिए जी, तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। उसके बाद ये क्या करता है बेटा? मेजरिंग द ट्रांजैक्शन इनटू मनी टर्म्स। जो ट्रांजैक्शन हुए थे उसे मेजर करा, किस में मेजर करा? मनी टर्म्स में। फिर उसे हमने रिकॉर्ड करा, कहां बेटा? रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन इन प्राइमरी बुक्स। उसके बाद हमने क्लासिफाई किया। क्लासिफाई इज द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग द ट्रांजैक्शंस। जो ट्रांजैक्शन हुए थे उसके ग्रुपिंग बनाए हमने इंडिविजुअली, किसी एक बंदे को लेके, किसी एक आइटम को लेकर। उसके बाद हमने क्या किया बेटा? समराइज। फिर क्या किया? एनालाइज, इंटरप्रेट। उसके बाद क्या किया? कम्युनिकेट टू द रिजल्ट्स टू द यूजर्स। ये आ गई बात समझ में? एक बार आपको अपने रिजल्ट वाला प्रोसेस याद हो जाए तो फिर नहीं रटना, ठीक है? इसे रटने की जरूरत नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तो रटेंगे नहीं, और रट भी लेंगे तो फिर याद नहीं रहने वाला कि आपने ये याद करा। पहला आइडेंटिफाई, आप खुद ही सोच लिए, ट्रांजैक्शन तो लिखा ही तब जाएगा जब आप चेक करेंगे कि हाँ भैया ये है कि नहीं है। ये दोनों चीजें हो गई सर। फटाफट आप इसको भी लिख ही लीजिए। अब क्या कह सकते हैं, अब कुछ कर ही नहीं सकते। बाबू लिख लो ना, बाद में कैसे समझ में आएगा कि सेम ही था जब लिखोगे ही नहीं तो, है ना? हाँ जी। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग में हमने क्या देख लिया कि सबसे पहला स्टेप जो अकाउंटिंग का था वो आइडेंटिफाई था। किस चीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं बेटा? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और इवेंट्स को। उसके बाद उसी को हम लोग क्या करते हैं? मेज़र करते हैं, फिर रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाई, समराइज, एनालाइज एंड कम्युनिकेट, इंटरप्रेट, कम्युनिकेट। अब देखो इसको ना बच्चों ने क्या कर रखे हैं, अलग अलग इसके ना वो बना दिए कि भाई हमने इसे याद करने के अपने तरीके, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं उससे। मैं नहीं मानता कि उससे कोई फ़ायदा होने वाला। जैसे इसमें से आई ले लिया, इसमें से एम, यहाँ से आर, यहाँ से सी, एस, ए, सी, और इसका शॉर्ट याद कर लेते हैं। ये बेवकूफ़ी है, वो कुछ दिन बाद खुद ही भूल जाते कि वो आर का मतलब क्या था वहाँ पे। भाई अगर ये आप डेटा ऐसे लिख भी लोगे, आई एम आर सी एस ए सी, तो ये याद ही नहीं रहता यार, खुद ही याद नहीं रहता। तो ये सब काम थ्योरी में नहीं करो, कोशिश करो कि ये सब ना करना पड़े, आप लॉजिकली समझ लो कि क्यों ये फर्स्ट स्टेप है। आइडेंटिफाई ही पहले क्यों है, आप खुद ही सोचो ना यार कि कोई ट्रांजैक्शन है। अब आइडेंटिफाई का मतलब ये समझ लो कि स्कूल वाले नंबर देने से पहले आंसर्स तो मांगेंगे ही ना आपसे। आप स्कूल वाले ये नहीं बोल सकते सर आपको तो पता मैं कितना इंटेलिजेंट हूँ, नंबर दे दो सर। तो भाई लिखा क्यों नहीं? क्योंकि सर मुझे आता था और आपको भी आता है, फिर लिखने की जरूरत ही क्या थी? जब दोनों को ही आता है तो पेपर में लिखने की जरूरत नहीं है, तो उसकी वजह से नंबर तो मिलने वाले हैं नहीं आपको। खैर इतना समझ में आ गया आपको? याद रहेगा, एक याद करेंगे दूसरा याद हो जाएगा सर। अब आइए जी तीसरा, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग क्या है? भाई आप इसमें ये समझिए, ऑब्जेक्टिव को ना ऐसे भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए कि हम ऑब्जेक्टिव पढ़ने वाले हैं। आप ये बताओ कि मान लो कि किसी बिजनेस में ना अकाउंटेंट रख दिया जाए, तो भाई मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं अकाउंटेंट रखने के क्या फायदे हैं? अकाउंटेंट से कुछ फायदा होगा या नहीं होगा? ये पैसे बर्बाद होंगे मेरे, होगा सर? एक फायदा बताओ सर क्या होगा? ना ना, पहले पहले उसकी बारी थी ना। हाँ बोलो।
कौन सा रिकॉर्ड ढूंढना होगा? कौन सा ट्रांजेक्शन? ढूंढेंगे क्यों यार, क्या जरूरत है ढूंढने की? मैंने बोला कि अगर जो ट्रांजेक्शन हुआ उसको लिख के रखेंगे तो कभी कोई जरूरत पड़ी ना तो उसे ढूंढ लेंगे। क्यों ढूंढेंगे भाई, क्या मसला है, ढूंढने से क्या फर्क पड़ रहा है? तो इसका मतलब है कि एक अकाउंटेंट होगा तो वो ना सारे एसेट्स लिखेगा, एक्सपेंस लिखेगा, सारे फायदा नुकसान लिखेगा, तो उससे प्रॉफिट लॉस मालूम चलेगा। सही बात है सर, यही है ना? दूसरा भाई ने बोला अगर प्रॉफिट लॉस आपको पता करना है, ध्यान से सुनो, तो आपको सारे खर्चे लिखने पड़ेंगे। ऐसा तो नहीं कि मंडे का लिखूंगा ट्यूसडे छोड़ यार क्या जरूरत है, नहीं ना। तो अकाउंटेंट को मैं, कोई मुझसे पूछे यार तू अकाउंटेंट रख क्यों रहे, इतने सारे लोग है बिजनेस कर रहे हैं कोई अकाउंटेंट नहीं रख रहे। आप देखो सच में दिख रहे होंगे आपको बहुत सारे लोग कोई अकाउंटेंट रख रहे हैं, तो वो कैसे बिजनेस कर रहे हैं बेटा, वो कर तो रहे हैं, बस तुक्का ही है उनका कि बहुत अच्छा हो रहा है या बहुत कम। एग्जैक्ट प्रॉफिट नहीं बता सकते वो। एग्जैक्ट नहीं बता सकते वो। तो अगर एग्जैक्ट प्रॉफिट चाहिए आपको कि कितना हुआ है आपकी कंपनी में, तो आपको क्या चाहिए होगा फिर? आपको एक अकाउंटेंट चाहिए जो आपका सारा ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल रिकॉर्ड करे, फिर वही प्रॉफिट लॉस बताएगा। और क्या फायदे हैं सर? मान लो हम पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे तो लड़के बैठ गए, सर ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारी ऐसी सिचुएशन है, बहुत सारी चीजें हम याद भी तो नहीं रख पाते, हम भूल भी जाते हैं किससे कितने पैसे लेने, किससे कितने पैसे देने, मेरे पास कितने एसेट्स बच गए, कितनी लाइबिलिटीज बच गई, मुझे कितना कर्ज चुकाना है, ये सब चीजें मालूम नहीं चलेंगी। तो बेटा यही ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग है, यही तो फायदा भी है ना हमारा अकाउंटिंग का। अकाउंटेंट रखेंगे तो यही सब काम उससे बोलेंगे कि भाई तू ही करना। अकाउंटेंट हमने रखा क्यों है? हमने अकाउंटेंट रखा है कि वो सारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को मेंटेन करे। सही बात है सर। हमने अकाउंटेंट रखा है कि वो प्रॉफिट लॉस निकाल के बताए। हमने अकाउंटेंट रखा है कि हमारे फाइनेंशियल पोजीशंस बताए। फाइनेंशियल पोजीशन हमें बताए कि हमारे पास कितनी प्रॉपर्टी बच गई, कितना कर्ज बच गया। और अकाउंटेंट अगर ये सारी बातें बताएगा, ध्यान से सुनना, अगर ये तीन चीजें अकाउंटेंट बताता है, जैसे आपके स्कूल में आपके स्कूल वाले रिपोर्ट कार्ड ना दे तो क्या आपके घर वाले ये चेक कर पाएंगे कि आपके हालात कैसे हैं? क्या आप अपने आप को चेक कर पाओगे? क्या आप डिसीजन ले पाओगे कि आगे हम बढ़ेंगे नहीं बढ़ रहे हैं? तो बेटा इसीलिए अगर अकाउंटिंग अगर होती है और अकाउंटिंग करने के लिए अकाउंटेंट को आपने बुला लिया, तो वो आपको अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स देगा, आपके प्रॉफिट लॉस बताएगा, आपका फाइनेंशियल पोजीशन बताएगा, जिससे आपका जो मैनेजमेंट है उससे बेनिफिट्स उठाएगा और डिसीजन लेने में उसको आसानी रहेगी। वो डिसीजन ले सकता है कि मुझे इस बार डिस्काउंट देने चाहिए कि नहीं देने चाहिए, मुझे एम्प्लॉय की सैलरी बोनस बांटना है कि नहीं बांटना है, पता लगा प्रॉफिट ही नहीं हो रहा बोनस बांटे जा रहे हैं, तो सेल्स का रिकॉर्ड आपके सामने रहेगा, एडवर्टीजमेंट का रिकॉर्ड आपके सामने रहेगा। तो ये अकाउंटेंट अगर रहेगा तो सारी चीजें बताएगा। जनरली आप किसी के पास जाओ, किसी पर अकाउंटेंट नहीं है तो वो नहीं पता उनको बेचारों को। तो फैसिलिटिंग द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट को हेल्प करेंगे ये, प्लस यूजर जितने भी उनको भी तो इन्फॉर्मेशन चाहिए। यूजर्स कौन भैया? इनकम टैक्स वाला भी बैठा हुआ इंतजार में, तो उसको रिपोर्ट कार्ड कैसे दोगे? आपका अकाउंटेंट ही बना के तो देगा। आपका मैनेजमेंट कई लोग पैसे लगा के, अब मान लो कि वो क्या नाम है उसका यार, वो शार्क टैंक में जो बैठे हुए जज, बोट वाला, क्या नाम है उसका? अमन गुप्ता, वेरी गुड, याद है थोड़ा बहुत आपको है। अब अमन गुप्ते ने अगर पैसा लगा दिया आपके बिजनेस में भाई, तो उसको रिपोर्ट नहीं भेजने वाले हो क्या आप? उसे नहीं चाहिए क्या प्रॉफिट लॉस? ये कौन देगा? आपने अकाउंटिंग करोगे तभी तो पता चलेगा ना सर, अदरवाइज तो मालूम ही नहीं चलेगा। तो आपको प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू दी यूजर्स और प्रोटेक्टिंग द बिजनेस एसेट्स। सर ये क्या है बेटा? अकाउंटेंट जो है ना एसेट्स कौन कौन से हैं ये भी लिखता है। आपने कई बार स्कूल स्कूल में देखा आपके जो टेबल है उसके पीछे कोड भी लिखा रहता है, तो मतलब वो जो एसेट्स अकाउंट्स में लिखे गए ना उसके कोड के साथ लिखे गए, कोई मिस हो जाएगा तो पता चलेगा ये तो गायब है भाई, हिसाब में है लेकिन वहां नहीं है। ठीक है। और आपके पास कितने सारे एसेट्स, मान लीजिए आपके पास बहुत सारे गैजेट्स हैं और आपने लिखा ही नहीं, कहीं पे कुछ रिकॉर्ड नहीं है, तो कोई कुछ भी लेके जा रहा है, आपको क्या पता? तो ये 6 चीजें आप इसको याद कैसे करेंगे? आपको जब भी ऑब्जेक्टिव याद करना हो आप
अकाउंटेंट को रख क्यों रहे हैं इसी वजह से ढूंढ लीजिए। अकाउंटेंट को बोलेंगे आप भाई साहब ऐसा करो ना, आप ना अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बनाना सारे, प्लस सारे प्रॉफिट लॉस मुझे बता देना ईयर के एंड में, आप मुझे कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन बता देना, इतना आप बता दोगे, बाकी काम तो हम कर ही लेंगे। समझ में आ गई बात? ये छापो जरा फटाफट, बेटा इधर ध्यान दो। अब इसके बाद ना ऑब्जेक्टिव के बाद आते हैं एडवांटेजेस पे। एडवांटेजेस और ऑब्जेक्टिव में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, बस ये समझ लो एडवांटेजेस जो है उसी में से कुछ पार्ट निकाल के ऑब्जेक्टिव का बना दिया गया था। आपके कभी एग्जाम में आ जाए, आप कंफ्यूज हो जाए तो आप लिख देना मिला के, कोई मसला नहीं है इतना बड़ा। चले सर, जो ऑब्जेक्टिव होता है वही एक तरीके से एडवांटेजेस भी हैं उसके। आइए सर, एडवांटेजेस में क्या है सर, बहुत सिंपल सी बात है। देखो सबसे पहली चीज़ है कि अगर अकाउंटिंग होगी तो मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में आसानी होगा, हाँ या ना? क्लियर है ना? आप समझ पा रहे हैं ना? अकाउंटिंग का मतलब समझ रहे हैं? अब मान लीजिए आपका ना नर्सरी में एडमिशन हो जाए, 12th में जाके रिपोर्ट कार्ड दे दे और ना भी दे, तो भाई 12-15 साल आप पढ़ते रहो, आपको पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है। तो ऐसी मैनेजमेंट के साथ सिचुएशन है कि उसे अगर हर साल या हर महीने, हर 6 महीने, 10 दिन, 15 दिन, जैसे भी वो चाहता है वैसे उसको रिपोर्ट मिलता रहे, तो उस हिसाब से डिसीजन लेता जाएगा। तो हेल्प्स टू मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। रिप्लेस मेमोरी, कितनी बातों को आप दिमाग में रख लेंगे यार, किससे कितने पैसे लेने थे, किसको कितने देने थे। अगर मान लीजिए आपके पास 100 एम्प्लॉई हैं, किसने एडवांस ले लिया, कौन कब आया था, किस तारीख पे उसकी सैलरी लगती है और कब से कब देना है, ये तो बड़ा मुश्किल काम है ना। तो अगर अकाउंटिंग होगी तो आपको मेमोरी रिप्लेस करना पड़ेगा, एक तरीके से आपके दिमाग में टेंशन नहीं रहेगी, आप उसको कॉपी पे लिख लोगे, आप उसके सॉफ्टवेयर में डाल सकते हो। ये दो चीज़ें तो हो गई। तीसरा क्या है कि अगर आपके पास डेटा है तो आप कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं। जैसे आपके पास 12th का रिजल्ट और 10th का रिजल्ट है तो आप कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हो, अपने आप से भी कंपेयर कर सकते हो, दूसरों से भी कंपेयर करके उसे इंप्रूव कर सकते हो। जलना नहीं है, इंप्रूव करना है कि यार मैं पहले से बेहतर क्यों नहीं हो पा रहा हूँ, वही क्यों हो गया। अब जलना नहीं है कि उसका अच्छे आगे बताऊंगा उसको अभी। हेल्प्स इन सेटलमेंट ऑफ टैक्स लाइबिलिटी। टैक्स लाइबिलिटी जो गवर्नमेंट को हमें टैक्स चुकाना है, अगर अकाउंटिंग ही नहीं रहेगी तो आप टैक्स कैसे चुकाएंगे भाई? अब ध्यान से सुनिए मेरी बात को। जितने भी दुकानदार हैं जिनके पास भी जीएसटी है, जिन्होंने जीएसटी का सर्टिफिकेट ले रखा है, तो वो जब भी कोई सामान बेचते हैं तो उस पर आपसे कस्टमर से जीएसटी लेते हैं, वो टैक्स लेते हैं। अब उसकी अकाउंटिंग नहीं करेंगे, वो टैक्स किसको देना होता है? गवर्नमेंट को देना है। अब वो हिसाब ही किताब ना करे, अकाउंटिंग ही नहीं करे, तो क्या उसको दे पाएंगे? तो सेटलमेंट सही नहीं होगा, फिर पकड़े जाएंगे बाद में। एविडेंस इन कोर्ट, कल को दो बंदे आपस में पार्टनर्स और लड़ ले बैठ के हिसाब किताब के वजह से, तो कोर्ट में एज अ एविडेंस भी कई बार आपके अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन दिए जाते हैं कि देखिए सर ये एविडेंस है, ये हमने खरीदा था, ये बेचा था, इस डेट पे ये हुआ था और इतना प्रॉफिट है, इतना लॉस। हेल्पफुल इन पार्टनरशिप बिजनेस, ये तो समझ ही गए होंगे। प्रोवाइड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू दी यूजर्स। तो आप मुझे बताइए कौन सी ऐसी चीज है जो आपको लगता है कि अकाउंटिंग के फायदे, अच्छा ये फायदे सबको पता है यार, ये तो कोई भी अकाउंटेंट रखेगा यही मकसद होगा, और क्या मकसद होगा? वो बोले नहीं ये अकाउंटेंट हूं मैं बैठा रहूंगा कुछ नहीं करना, अकाउंटेंट हूं मैं आपके लिए ना दूसरे काम कर देता हूं, नहीं जी अकाउंटेंट हो ना आप ऐसा करो कि यही सब काम करो आप। बात समझ रहे हैं? क्लियर है ये? कोई डाउट है इसमें, इस पॉइंट्स में कोई डाउट है बेटा? छाप डालो इसको फटाफट, एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग में। आओ जी 5 मिनट, नोट कर चुके इतना? अकाउंटिंग प्रोसेस मैं बाद में समझा दूंगा, वैसे वही होता है अकाउंटिंग प्रोसेस जो हमने डेफिनेशन पढ़ा था। गुरुजी हमारी भी सुन लो यार ना। तो अकाउंटिंग प्रोसेस वही होता है जो हमने डेफिनेशन पढ़ा था, सेम टू सेम। अगर कभी अकाउंटिंग प्रोसेस आ जाए तो आप यही लिखेंगे, फॉलोइंग आर दी स्टेप्स ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस आर। ये वही हैं जो 7 हमने पहले बात करी थी। यही अकाउंटिंग प्रोसेस है कि सबसे पहले आइडेंटिफाई, फिर मेजर, फिर रिकॉर्ड, फिर क्लासिफाई, समराइज, एनालाइज एंड कम्युनिकेट। ये अकाउंटिंग प्रोसेस है बेटा, ठीक है। इसको चार्ट के थ्रू ऐसे दिखाते हैं, जब वो आप डेफिनेशन लिख के आएंगे, क्योंकि वो तो बहुत आसान है आप लिख देंगे, उसकी इसी को ना स्टेप में लिख रही है। स्टेप 1 आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, स्टेप 2 मेजरिंग देम इनटू मनी टर्म्स,
स्टेप 3 रिकॉर्डिंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। जब रिकॉर्ड होता है ना तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? जर्नल। तो जर्नल होता है, या फिर जर्नल की जगह पे आप रिकॉर्ड कर सकते हैं सब्सिडरी बुक्स। कहाँ रिकॉर्ड कर सकते हैं? तो या तो जर्नल में लिखेंगे पहली बार, या पहली बार कहाँ लिखेंगे आप? दो, एक जर्नल होता है डेट वाइज लिखने के लिए, और एक होता है सब्सिडरी बुक्स। ठीक है जी, ये बाद में, ये भी चैप्टर्स के नाम है बेटा सारे, ये बाद में आएंगे। सब्सिडरी बुक्स का दूसरा नाम होता है स्पेशल पर्पस बुक। ये क्या करते हैं, 5-6 कॉपियां बना लेते हैं फर्स्ट ट्रांजेक्शन को लिखने के लिए। क्या? कैश परचेज बुक, सेल्स बुक, कैश के ट्रांजेक्शन के लिए कैश बुक, परचेज के ट्रांजेक्शन के लिए परचेज बुक, सेल्स के ट्रांजेक्शन के लिए सेल्स बुक, परचेज रिटर्न के लिए परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न के लिए सेल्स रिटर्न बुक, बिल रिसीवल के लिए बिल रिसीवल बुक, बिल्स पेबल के लिए बिल्स पेबल। इन सारे बुक्स को क्या कहते हैं हम लोग? तो कहने मतलब जब ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होता है तो कहां होता है? या फिर, तो अगर कोई कंपनी जर्नल में रिकॉर्ड कर रही है तो सब्सिडरी नहीं करेगी, अगर कोई कंपनी सब्सिडरी में रिकॉर्ड कर रही है तो जर्नल नहीं करेगी। क्लियर है? इसके बाद वाला स्टेप, थर्ड के बाद स्टेप किस चीज का था? क्लासिफाई। तो क्लासिफाई फोर्थ स्टेप है जी, उसी को क्या कहते हैं हम लोग? फिफ्थ स्टेप क्या है? समराइज में कितनी चीजें बताई थी मैंने? 3 चीजें, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। एक आता है जी ट्रायल बैलेंस, ये इनको एक साथ में बोलते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। तो ये समराइजिंग है जी, ये भी सारे चैप्टर से ही हैं बेटा आपके। उसके बाद क्या है? एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग, और उसके बाद कम्युनिकेटिंग टू दी यूजर्स। ये आपका प्रोसेस है। इसको स्टेप में लिख के आएंगे, स्कूल वाले ज़्यादा खुश हो जाएंगे। अदरवाइज आप, सर नहीं स्टेप याद रहेगा तो आप ऐसे भी लिख देना, क्या मसला। तो आपको एक डेफिनेशन याद करनी है और 4-5 जगह चिपका देना है उससे कोई। चलिए और आगे बढ़ते हैं, ये वाला काम हम नेक्स्ट क्लास में लिखने का करेंगे। अभी जो मुद्दे पे हैं हम यहाँ पे आते हैं। आपकी बुक का जो नाम है बेटा वो क्या लिखा हुआ है? डबल एंट्री बुक कीपिंग। 11th में जो बुक आती है टी.एस. अग्रवाल की, उसके ऊपर लिखा रहता है डबल एंट्री बुक कीपिंग। तो अकाउंटिंग हमने सीखी थी, अभी अकाउंटिंग के बारे में इतनी देर से पढ़ रहे थे, तो बुक कीपिंग के बारे में जानना है कि बुक कीपिंग है क्या। बेटा बुक कीपिंग अकाउंटिंग का जो फर्स्ट स्टार्ट था ना, आइडेंटिफाई किया गया था। अकाउंटिंग सबसे पहले कहां से स्टार्ट हुआ था बताओ तो जरा? आइडेंटिफाई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, उसके बाद मेजरिंग देम इनटू मनी टर्म्स, उसके बाद रिकॉर्डिंग इन दी प्राइमरी बुक्स, उसके बाद बस यहीं तक है बुक कीपिंग। उसके बाद अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का जो फर्स्ट स्टेज है ना बेटा वो बुक कीपिंग कहलाता है। रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना, ये क्या कहलाता है? बुक कीपिंग। तो बुक कीपिंग की अगर डेफिनेशन आ जाए, ध्यान से देखना भी मजा आएगा। तो क्या करेंगे सर, आप देखो सही से, मैंने वही लिखा है, बस इसकी जगह पे क्या लिख दिया? ये था अकाउंटिंग ही। बाबू इधर इधर इधर, ये क्या था? इधर अकाउंटिंग की जगह क्या लिख दिया मैंने? बुक कीपिंग इज अ प्रोसेस ऑफ identifying financial transaction, measuring them into money terms, recording them in the primary books and classify them. यही है डेफिनेशन ऑफ बुक कीपिंग, सिंपल। तो जो डेफिनेशन आपकी अकाउंटिंग की थी उसमें मैंने कहाँ पे जाके रुक गया बेटा? 4th पे। तो इसे कहते हैं फर्स्ट पार्ट ऑफ अकाउंटिंग इज बुक कीपिंग। क्लियर है सर? लिखिए बुक कीपिंग फटाफट। ये मैं नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा, नोट करना। नहीं नहीं आगे नोट कर लेंगे बाद में, कोई बात नहीं। अभी आप बुक कीपिंग जगह मत छोड़िए, सिर्फ बुक कीपिंग लिखिए, क्योंकि जो हमने पढ़ा है वही चीज़ है, इसलिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ बुक कीपिंग। बुक कीपिंग इज अ प्रोसेस, यही चीज़ अकाउंटिंग में था, बस स्टेप यहाँ पे हटा दिया मैंने, अकाउंटिंग हटा के यहाँ पे बुक कीपिंग लिखते। Bookkeeping is the process of identifying financial transactions, measuring them into money terms, and recording them in the primary books and classifying them. बुक कीपिंग बेटा रिकॉर्ड करता है, उसके बाद क्लासिफाई करता है। एनालाइज, इंटरप्रेट और कम्युनिकेट का काम बुक कीपिंग का नहीं होता है, ये बात समझेंगे आप। एनालाइज करना, इंटरप्रेट करना, कम्युनिकेट करना जो है वो सीनियर अकाउंटेंट का काम होता है। आप ये समझ लो कि ऑफिस में अगर 2 टाइप के अकाउंटेंट है, एक जूनियर है जो सिर्फ ट्रांजैक्शन लिख रहा है,
तो वो बुक कीपिंग कहते हैं उसको। जॉब आएगी निकल के तो लिखेंगे बुक कीपिंग की जॉब है, आपका मतलब है ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करोगे बैठ के बस। और सीनियर अकाउंटेंट क्या है, वो प्रॉफिट लॉस समरी वगैरह एनालाइज इंटरप्रेट सब कुछ कर रहा है, वो सीनियर अकाउंटेंट कर रहे होते हैं। ये बात समझ में आ रही है? तो अगर आपसे पूछ लिया जाए सर बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का डिफरेंस क्या है, तो सबसे पहले तो आप डेफिनेशन को चिपका देना यहाँ पे। इसकी डेफिनेशन कैसे स्टार्ट करोगे बताओ जरा। बुक कीपिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, measuring them into money terms, recording in the primary books and classifying them। इसमें जब आओगे तो बेटा उसी के आगे क्या जोड़ दोगे, समराइजिंग एनालाइजिंग इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स टू दी। बस पहला डिफरेंस समझ में आ गया। दूसरा डिफरेंस, स्टेज वाइज देखा जाए इट इज अ प्राइमरी स्टेज। जो शुरुआती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, बुक कीपिंग, और सेकेंडरी स्टेज अकाउंटिंग है। ये बात समझ में आ रही है? वो डेफिनेशन से क्लियर है ना सर। शुरुआत का हिस्सा जो रिकॉर्डिंग का है वो किसका है, बुक कीपिंग का। एनालाइज इंटरप्रेट कम्युनिकेट करने का काम किसका है, अकाउंटिंग का। ऑब्जेक्टिव टू मेंटेन सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। यार बुक कीपर का काम क्या होता है, बस ये रिकॉर्ड को रिकॉर्ड करता है ट्रांजेक्शन, और कुछ नहीं करता। ये बुक कीपर कौन होते हैं भाई, जो सिर्फ ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं। और अकाउंटेंट का काम क्या है, वो भाई रिकॉर्ड तो करते ही है, असर्टेन द रिजल्ट्स, वो रिजल्ट निकालता है, फाइनेंशियल पोजीशंस मालूम करता है और कम्युनिकेट करता है किससे, यूजर्स से। ये बात समझ पा रहे हैं? वो क्या करता है, रिजल्ट्स फाइनेंशियल पोजीशंस पता कर रहा होता है कंपनी की, वो उसे कम्युनिकेट करता है किससे, यूजर से। यानी एनालाइज करता है, इंटरप्रेट करता है एंड कम्युनिकेट। आप यहाँ पे लिख सकते थे एनालाइज द डाटा एंड इंटरप्रेट कम्युनिकेट टू द यूजर्स। अब बताइए बेटा, एनालाइज करने का काम, इंटरप्रेट करने का काम, प्रॉफिट लॉस निकालने का काम क्या रोज का है ये? लेकिन आज मैं सामान खरीदूंगा, कल भी मैं खरीदूंगा, परसों भी मैं खरीदूंगा, ये काम तो रोज का है। तो बुक कीपिंग जो होता है बेटा, अकाउंटिंग का काम जो होता है रूटीन इन नेचर होता है, डेली बेसिस पे सेम काम होगा। मैं एक जगह जब मैं अकाउंटेंट था तो वहां पे ना बहुत कम जाता था, मतलब वीकली एक आध दिन ही जाना था मुझे, बस छोटा मोटा फर्म था वो, मुझे एक आधे दिन जाना था। अब जो भी ट्रांजैक्शन था वो मुझे लिखना तो पूरा था, डेली के खर्चे होते थे उनके पास। तो मैंने क्या करा, वहां पे जो जूनियर स्टाफ थे ना उनको सिखा दिया मैंने, इधर आओ, मैंने जी ऐसे करके ना ये चीज़ ना डेली का काम है, डेली ना चढ़ा देना, बाकी काम मैं कर लूंगा आके, ठीक है। तो डेली वाला काम था, उनको एक दिन बताया, एक बार और बता दिया, दो तीन बार बताया, सेम चीज़ करनी थी, बार बार वो करे जा रहे हैं। तो परचेज हो रहा है तो बार बार परचेज की एंट्री करे जा रहे हैं, सेल हो रहा है तो बार बार सेल की एंट्री हो रही है। तो उससे कहते हैं बेटा रूटीन इन नेचर। बुक कीपर का तो कोई मसला ही नहीं है, वो तो बार बार सेम चीज़ करेगा ना। अब जर्नल स्टोर की अगर मैं बात करूं, जर्नल स्टोर में अगर किसी अकाउंटेंट को बैठा दोगे तो डेली क्या करेगा, वो परचेज की एंट्री करता रहेगा, सेल की एंट्री करता रहेगा। लेकिन प्रॉफिट लॉस डेली थोड़ी ना निकालेगा। कंपनी के हालात कैसे हैं, कंपनी पहले से बेहतर कर रही है, खराब कर रही है, वो डेली थोड़ी ना होगा। तो बेटा इसीलिए बुक कीपर का जो जॉब होता है वो रूटीन इन नेचर होता है। लेकिन अकाउंटिंग में क्या होता है, एनालिटिकल इन नेचर। ये चेंज होता रहता है बेटा। लेवल ऑफ स्किल्स बताइए, किसमें ज्यादा स्किल्स की जरूरत है आपको, अकाउंटिंग में। बेटा इसमें डज नॉट रिक्वायर स्पेशल स्किल, यहाँ पे रिक्वायर स्पेशल स्किल। आपको बात समझ में आ गई? बताइए प्राइमरी स्टेज किसे कहेंगे आप, सेकेंडरी स्टेज। स्किल्स किस में ज़रूरत है, अकाउंटिंग में, और बुक कीपिंग में ज़रूरत नहीं है। किसका जॉब रूटीन इन नेचर है, बुक कीपिंग का। किसका जॉब एनालिटिकल और डायनेमिक इन नेचर है, अकाउंटिंग का। किसका काम एनालाइज इंटरप्रेट एंड कम्युनिकेट करना है, किसका काम रिकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिव है, बुक कीपिंग। समझ में आ गई बात? याद हो जाएगा सर, ये 4 नंबर के आते हैं सर। चलो छाप दो फटाफट इसको भी, 4 नंबर है तो ऐसे छोड़ थोड़ी ना सकते। नहीं ये छापो ना, डेफिनेशन के लिए तो मीनिंग की जगह मैंने छोड़ दी है, आप भी ऐसे लिख लेना। स्कूल में ऐसे लिख के मत आ जाना नालायक को कि मीनिंग, वहां पे डेफिनेशन पूरा लिख कर आना है।